हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सोशल स्टडीज मंत्रा। आज हम लोग क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 3 जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेज, इस चैप्टर को वन शॉट रिवीजन करेंगे। इसका मतलब विद इन 30 मिनट्स इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। सो आप लोग इस चैप्टर को अंत तक जरूर सुनना। इस चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। हमारे ग्लोब पे वाटर अवेलेबल ज़्यादा है। वाटर कितना अवेलेबल है? 3/4। और रिमेनिंग पार्ट पे लैंड एरिया अवेलेबल। सो ये जो वाटर अवेलेबल है उसमें जो फ्रेश वाटर है वो बहुत ही कम है। ये 3% से भी कम है। और ये हमें ऑब्टेन होता है फ्रॉम ग्राउंड वाटर या फिर सरफेस रन ऑफ। सरफेस रन ऑफ में रिवर या फिर लेक से हमें अवेलेबल होता है। वाटर बेसिकली इज रिन्यूएबल। इसका मतलब वाटर को दोबारा से रिन्यू किया जा सकता है या फिर रीजनरेट किया जा सकता है ड्यू टू वाटर साइकिल या फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। यह आप लोगों ने बेसिक पढ़ा होगा पहले। सो ये वाटर साइकिल के बारे में है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज वाटर स्कार्सिटी एंड व्हाट आर इट्स कॉजेस। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाटर स्कार्सिटी का मतलब होता है पानी की कमी। पानी की कमी क्यों होती है? बिकॉज द शॉर्टेज ऑफ वाटर एज कंपेयर टू इट्स डिमांड। जितनी पानी की डिमांड है अगर उससे कम पानी अवेलेबल है तो क्या कहलाएगा? वाटर स्कार्सिटी। एक तरीके से इसको हम लोग बोल सकते हैं, इफ डिमांड ऑफ वाटर, अगर डिमांड ज़्यादा है और जो सप्लाई है, सप्लाई ऑफ वाटर ये कम है, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? वाटर स्कार्सिटी। इसका मतलब डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ वाटर। नाउ अब इसके देख लेते क्या बेसिक रीजन है। फर्स्ट इज लो रेनफॉल। कम बारिश की वजह से भी पानी की कमी हो सकती है। बिकॉज वेरिएशन इन सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन, क्योंकि जगह जगह जो वेरिएशन देखा जाता है वो अलग अलग होता है। ये सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन में देखा गया है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन। हम लोग जरूरत से ज्यादा पानी का यूज कर रहे हैं जिस वजह से पानी की कमी हो चुकी है। सो इसमें एक्सेसिव यूज एंड अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। अलग अलग सोशल ग्रुप में या सोसाइटी में देखा गया है कि अनइक्वल एक्सेस है। कुछ लोगों के पास वाटर अवेलेबल होता है और कुछ लोगों के पास में बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन। इसका मतलब पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है वो भी एक मेजर रीजन है। बिकॉज ग्रेटर पॉपुलेशन मीन्स ग्रेटर डिमांड ऑफ वाटर। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ज़्यादा डिमांड भी बढ़ेगी, जिस वजह से वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। नाउ नेक्स्ट जो मेजर रीजन है वो है ओवर इरिगेशन। जरूरत से ज़्यादा हम लोग एग्रीकल्चर में जब इरिगेशन के लिए वाटर यूज करते हैं उससे भी जो ग्राउंड वाटर लेवल कम हो जाता है, इसका मतलब पानी की कमी हो जाती है। सो इरिगेटेड एग्रीकल्चर इज लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर। इसमें बहुत ज़्यादा वाटर यूज हो जाता है। नेक्स्ट मेजर रीजन है अर्बनाइजेशन। सो अर्बनाइजेशन का मतलब लोग ज़्यादातर शहरों में रहने लग गए हैं। सो विद लार्ज एंड डेंस पॉपुलेशन एंड अर्बन लाइफ स्टाइल इंक्रीजिंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी। सो अर्बनाइजेशन की वजह से ज़्यादातर जो वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही। इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से भी वाटर स्कार्सिटी होती है। सो इसमें बेसिकली इसके 2 रीजन हो सकते हैं। बिकॉज हैवी यूजर ऑफ वाटर, इंडस्ट्रीज में काफ़ी ज़्यादा वाटर यूज होता है। इसके अलावा रिक्वायर्ड वाटर टू पावर जनरेशन। पावर जनरेशन मीन्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, जिसे कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और लगभग ये 22% इंडिया में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से 22% की जाती है। सो हमने देखा अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी मेजर रीजन है फॉर वाटर स्कार्सिटी। इसके अलावा जो वाटर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है ये भी मेजर रीजन है। बिकॉज जैसे कुछ पानी हमारे पास अवेलेबल है बट वो अगर गंदा हो जाए तो वो हम लोग यूज नहीं कर सकते। So it is polluted by domestic and industrial waste, chemical pesticides and fertilizers. Next question is why do we need to conserve water? हमें पानी कंजर्व करने की जरूरत क्यों है?
इसके बेसिकली 4 रीजन है। फर्स्ट पॉइंट इज टू सेफगार्ड आवरसेल्फ फ्रॉम हेल्थ हैजार्ड। इसका मतलब जो भी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है उससे हमें बचाने के लिए। सेकंड प्रॉब्लम टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी, हमें फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए भी वाटर अवेलेबल है, बिकॉज वाटर का यूज एग्रीकल्चर में किया जाता है, इस वजह से ये हमें फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ लाइवलीहुड एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, हमारी लाइवलीहुड के लिए भी हमें वाटर बचाना जरूरी है। लास्ट पॉइंट टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम भी वाटर पे डिपेंड होता है, सो अगर इसको बचाना है तो हमें पानी कंजर्व करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज JJM, इसका मतलब है जल जीवन मिशन। ये स्टार्ट किया गया था 15 अगस्त 2019। नेक्स्ट इसका गोल देख लेते हैं। गोल इज टू एनेबल एवरी रूरल हाउस होल्ड गेट एश्योर्ड ऑफ पोर्टेबल पाइप वाटर। पोर्टेबल का मतलब होता है सेफ टू ड्रिंक at a service level of 55 liters per capita per day regularly by ensuring टैप वाटर कनेक्शन। इसका मतलब सभी को टैप वाटर कनेक्शन अवेलेबल होना चाहिए। ये जल जीवन मिशन के बारे में है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ जो डैम है, डैम के बारे में देख लेते हैं। सो डैम बेसिकली अलग अलग टाइप के हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अगर बात करें तो सबसे पहला आता है टिम्बर डैम। टिम्बर डैम मीन्स विच इज मेड फ्रॉम वुड, जैसे ये टिम्बर डैम का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज एम्बैंकमेंट डैम और मैशनरी डैम विच इज मेड फ्रॉम सीमेंट। जो सीमेंट के बने होते हैं वो कौन से डैम होते हैं? मैशनरी डैम। अकॉर्डिंग टू हाइट, हाइट के अकॉर्डिंग जो डैम होते हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, लो डैम, मीडियम डैम और हाई डैम। ये देख सकते हैं ये जो लार्ज डैम है इसका मतलब ये जो हाई डैम के बारे में दे रखे जिसकी हाइट ज्यादा है। दूसरी साइड स्मॉल डैम जिसकी हाइट ज्यादा नहीं होती। नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशिएंट इंडिया। इसका मतलब पुराने समय पे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कैसे हुआ करते थे उसको देख लेते हैं। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है ऐसे स्ट्रक्चर जो वाटर के फ्लो को रोकने या फिर डाइवर्ट करने के लिए बनाए जाते थे। सो हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले इन द फर्स्ट सेंचुरी BC सिंगावेरापुरा नियर इलाहाबाद हैड सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम channelizing the flood water to the river Ganga. Next point, during the time of Chandragupta Maurya, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर बहुत सारे डैम्स, लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम वर बिल्ड। इसका मतलब आज से 2000 साल पहले से ही इंडिया में बहुत सारे डैम, लेक्स और इरिगेशन सिस्टम बनने स्टार्ट हो चुके थे। इसके अलावा हमें एविडेंस मिलते हैं सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क्स हैव आल्सो बीन फाउंड इन कलिंगा, जो आज उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, नागार्जुन कोंडा जिसे हम लोग आंध्र प्रदेश कहते हैं, इसके अलावा बेनूर जो कर्नाटक में हुआ करता था, और कोल्हापुर महाराष्ट्र। यहाँ पर भी बहुत सारे इरिगेशन वर्क हमें देखने के लिए मिले हैं। नाउ इसमें जो ओल्ड स्ट्रक्चर है उसकी फोटो देख सकते हैं। इसके अलावा इन द 11th सेंचुरी भोपाल लेक, ये याद रखना भोपाल लेक वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक्स ऑफ इट्स टाइम वाज बिल्ड। अपने समय की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक जिसका नाम था भोपाल लेक, इसे 11th सेंचुरी में बनाया गया था। सो ये भोपाल लेक के बारे में देख सकते हैं। इसके अलावा इन द 14th सेंचुरी ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत द टैंक इन हौज खास जो दिल्ली में है was constructed by इल्तुतमिश for supplying water to सिरी फोर्ट area। ये फोटो देख सकते हैं यहाँ पर हौज खास की। सो हौज खास में इल्तुतमिश ने क्या बनाया था? एक टैंक बनाया था ताकि वाटर सप्लाई की जा सके सिरी फोर्ट के एरिया को। स्टूडेंट इस तरीके से आज का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें आगे हम लोग देखेंगे डैम के क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, और लास्ट टॉपिक होगा हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इस वीडियो में हम लोग डैम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे डैम क्या होता है, इसके बाद इसके क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। सो स्टूडेंट आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं डैम के बारे में। डैम क्या होता है, बेसिक इसकी डेफिनेशन। इट इज ए बैरियर, इसका मतलब एक रुकावट के तौर पे बनाया जाता है अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट, जो रोकता है, डायरेक्ट करता है, और रिटार्ड मींस रिड्यूस करता है फ्लो ऑफ वाटर एंड क्रिएट ए रिजर्वायर और लेक। रिजर्वायर और लेक का मतलब ये है जैसे ये पूरा डैम है,
यहाँ पे बना दिया गया, तो ये रिवर का इधर जो पूरा जो हो गया, ये पानी को जो रोक रहा है, जमा हुआ पानी है, ये कहलाएगा रिजर्वायर और ये लेक बन चुका है। इसके अलावा इसमें ये गेटवे चैनल होते हैं जिसके थ्रू पानी आगे आता है। नाउ नेक्स्ट क्या क्या एडवांटेज है, ऑब्जेक्टिव है, ये देख लेते हैं डैम के। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डैम? सबसे पहला एडवांटेज, टू इरिगेट एग्रीकल्चरल फील्ड। हम लोग एग्रीकल्चर फील्ड में इरिगेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेजर एडवांटेज होता है, फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इससे हम लोग बिजली भी बना सकते हैं, सो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज, इसमें भी हम लोग डैम का पानी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लड कंट्रोल के लिए भी डैम बनाए जाते हैं। इतने सारे पर्पस होने की वजह से डैम को हम लोग मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। सो डैम इज ऑल्सो नोन एज मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, बिकॉज इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, बहुत सारे पर्पस होते हैं, जिस वजह से इसको मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट बोला गया। इसके अलावा भी और भी इसके फायदे हैं, जैसे फॉर इनलैंड वाटर नेविगेशन। इसके अलावा फॉर रिक्रिएशन, इसका मतलब एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी ये यूज किए जाते हैं। इसका ये फायदा, बिकॉज जो रिजर्वायर है जहाँ पर लेक डेवलप हो जाती है, वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, लोगों के लिए काम में आती है एंड टूरिज्म को प्रमोट करता है। लास्ट पॉइंट फॉर फिश ब्रीडिंग, फिश ब्रीडिंग के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इतने सारे एडवांटेज होते हैं, जिस वजह से नेहरू जी ने जो डैम है इसको कहा था टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। सो आपको याद रखना है ये स्टेटमेंट किसने कही थी डैम को। डैम इज प्रोक्लेम एज टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय जवाहरलाल नेहरू। सो इस पिक्चर में देख सकते हैं नेहरू जी की फोटो। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या नुकसान है, ड्रॉबैक्स, डिसएडवांटेज, या फिर इसको हम लोग लिमिटेशन भी बोल सकते हैं, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है नेगेटिव रोल्स या डिमेरिट्स ऑफ डैम। इनका सेम मीनिंग है, इसका मतलब जो नेगेटिव पॉइंट है, क्या नुकसान है, वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले, रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर अफेक्ट देयर नेचुरल फ्लो। जैसे ये रिवर फ्लो कर रही है, इस बीच में अगर डैम बन जाता है तो इसका जो नेचुरल फ्लो है वो रुक जाएगा, और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर सेडिमेंट जमा होने स्टार्ट हो जाएंगे, जिस वजह से इसके आसपास का जो नेचुरल वेजिटेशन वो खत्म हो जाएगा। एक्वेटिक जो लाइफ है उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसके अलावा जो यहाँ पर लोकल पीपल रहते हैं वो सब भी यहाँ से माइग्रेट कर जाएंगे। सो देखते हैं इसके क्या इम्पैक्ट होंगे। सो कॉजिंग पुअर सेडिमेंट फ्लो, यहाँ पे जो सेडिमेंट जो फ्लो करके जाते थे, जिसकी वजह से जो आसपास का एरिया काफी फर्टाइल होता था वो नहीं हो पाता। सो रिजल्टिंग इन रोकियर स्ट्रीम बेड्स, सो रोकियर स्ट्रीम बेड्स यहाँ पे डेवलप हो जाएगा एंड पुअरर हैबिटेट्स फॉर एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट मेक्स डिफिकल्ट फॉर एक्वेटिक फोना टू माइग्रेट। नेक्स्ट, इट्स सबमर्ज, इसमें डूब जाएंगे बहुत सारे जो एग्जिस्टिंग वेजिटेशन। इसका मतलब जो आसपास जो भी वेजिटेशन होंगी इस रिवर के आसपास, वो सारी की सारी सबमर्ज कर जाएगी एंड इससे सोइल इरोजन की प्रॉब्लम भी देखने के लिए मिल सकती है। सो इट लीड टू प्रॉब्लम ऑफ सोइल इरोजन। ये हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था, सोइल इरोजन क्या होता है, आप लोग देख सकते हैं चैप्टर 1 में। इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉब्लम हो सकती है एनवायरमेंटल मूवमेंट। बहुत सारे एनवायरमेंटल मूवमेंट इसके अगेंस्ट हुए, जो फेमस दे रखे हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन इन गुजरात। नेक्स्ट मूवमेंट इज टेहरी डैम आंदोलन, जो कहाँ पे हुआ था, उत्तराखंड में। इसका बेसिक रीजन था ड्यू टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, लोगों का जो डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा था, जिस वजह से भी आंदोलन किए गए थे। इन सब का मोटिव एक और भी था, एनवायरमेंट को कंजर्व करना भी था। नाउ नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है, नुकसान है, वो है इरिगेशन चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न। इससे जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो चेंज हो चुका है विद फार्मिंग ऑफ वाटर इंटेंसिव एंड कॉमर्शियल क्रॉप, बिकॉज जहाँ पर पानी अवेलेबल है वहाँ पे किसानों ने वाटर इंटेंसिव एंड कॉमर्शियल क्रॉप को उगाना स्टार्ट कर दिया। इससे बहुत सारी और जो इम्पैक्ट है वो देख सकते हैं। फर्स्ट इम्पैक्ट इज सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल, सॉइल में जो सैलिनिटी है वो इंक्रीज हो चुकी है। ये पंजाब और हरियाणा में ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इसके अलावा इट ट्रांसफॉर्म द सोशल लैंडस्केप, इसका मतलब इट इंक्रीज द सोशल गैप बिटवीन रिच एंड पुअर फार्मर, फार्मर के बीच में जो गैप है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। थर्ड पॉइंट, इट क्रिएट कन्फ्लिक्ट बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में भी काफी ज्यादा झगड़े
होते हैं इस वजह से। दे वॉन्ट डिफरेंट यूजेस एंड बेनिफिट, सब लोग कुछ ना कुछ अलग फायदे चाहते हैं, अपना यूज अलग चाहते हैं, जिस वजह से ये आपस में लड़ते रहते हैं। नेक्स्ट जो मेजर जो प्रॉब्लम है, इट क्रिएट इंटर वाटर स्टेट डिस्प्यूट, यानी कि दो स्टेट आपस में ही वाटर शेयरिंग के लिए लड़ाई करते हैं। सो रिगार्डिंग टू शेयरिंग कॉस्ट, यूज एंड बेनिफिट, इनके बीच में झगड़ा चलता रहता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट, जो किसके बीच में चल रहा है, बिटवीन कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फेल टू कंट्रोल फ्लड इन केस ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल, जब जरूरत से ज्यादा बरसात हो जाती है तब फ्लड को कंट्रोल करने में जो डैम है वो फेल हो जाते हैं। बेसिकली डैम को बनाया ही फ्लड को कंट्रोल करने के लिए गया था, लेकिन जब ज़्यादा बरसात हो जाती है तब कई बार देखा गया है कि डैम टूट जाते हैं और आसपास के एरिया में फ्लड आ जाती है। सो जरूरत से ज़्यादा बरसात होने पर ये उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। नेक्स्ट पॉइंट, इट लीड टू लैंड डिग्रेडेशन, इसका मतलब जो लैंड है वो डिग्रेड कर जाएगी आसपास के जो एरिया है। लास्ट पॉइंट, इट लेड टू अर्थक्वेक एंड वाटरबोर्न डिजीज, इससे बहुत सारी वाटरबोर्न डिजीज हो सकती है और अर्थक्वेक भी आ सकता है ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर। नाउ नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिसके बारे में दे रखा है। सो इसको हम लोग सेव नर्मदा मूवमेंट भी बोल सकते हैं। इज ए एनजीओ, एनजीओ मीन्स नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन that mobilize tribal people, farmers, environmentalists, and human right activists against the सरदार सरोवर डैम। और ये मूवमेंट क्यों किया गया था, जो सरदार सरोवर डैम बनाया जा रहा था, कहाँ पे बनाया जा रहा था, अक्रॉस द नर्मदा रिवर इन गुजरात। आपको याद रखना है नर्मदा बचाओ आंदोलन ये कौन से डैम के अगेंस्ट था, सरदार सरोवर डैम, जो कहाँ पर है, गुजरात में। सो इट फोकस ऑन एनवायरमेंटल इश्यू रिलेटिंग टू ट्रीज, इसका मतलब ये एनवायरमेंटल इशू पे फोकस करता है। डेट वुड बी सबमर्ज अंडर द डैम वाटर, इसका मतलब जब डैम जो बनता है उससे आसपास का जो वेजिटेशन है, ट्रीज है, वो सबमर्ज कर जाता है। सो इसके अगेंस्ट भी ये फोकस करता है। इसके अलावा ये अभी देखा गया है और भी टॉपिक पे फोकस करता है, टू अनेबल पुअर सिटीजन स्पेशली ऑफ आउटस्टी डिस्प्लेस पीपल, इसका मतलब जिन लोगों को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया गया है, इसके ऊपर भी ये फोकस करता है। इसके अलावा ये फोकस करता है जो डिस्प्लेस पीपल है, ताकि उनको दोबारा से रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट डू यू नो में देखते हैं सरदार सरोवर डैम हैज बीन बिल्ट ओवर द नर्मदा रिवर इन गुजरात। हम लोग देख चुके हैं सरदार सरोवर डैम के बारे में, ये कौन से रिवर के ऊपर बनाया गया है, नर्मदा रिवर, ये आपको याद रखना है। और कौन से स्टेट में, बेसिकली ये गुजरात में। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया कवरिंग 4 स्टेट, और ये 4 स्टेट कवर करता है। फर्स्ट इज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान। इन चारों स्टेट के आपको नाम याद जरूर रखने। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट वुड मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन ड्रॉट प्रोन एंड डेजर्ट एरिया ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। और ये जो राजस्थान एंड गुजरात है, जहाँ पर ड्रॉट काफी ज्यादा आते हैं, यानी कि सूखा पड़ता है, और जो डेजर्ट एरियाज है उसको ये वाटर अवेलेबल करवाएगा। सो स्टूडेंट, इस तरीके से हमने आज इसका जो पार्ट 2 है वो कंप्लीट कर लिया है। इसका लास्ट पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले इसके 2 पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसको आप पहले भी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जो बारिश का पानी है इसे कंजर्व करना, बचाना, सेव करना। सो हार्वेस्टिंग का सीधा सीधा मीनिंग होता है कंजर्व करना। अब हमें जानना है कि जो अलग अलग जो मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड जो एंशिएंट टाइम से हम लोग यूज करते आ रहे हैं रेन वाटर को सेव करने के लिए, वो कौन से मेथड है। सो सबसे पहला मेथड है गुल्स और कुल्स मेथड। ये आपको याद रखना है। बेसिकली ये जो पहाड़ी इलाके हैं, हिल्स और माउंटेनियस जो रीजन है, स्पेशली वेस्टर्न हिमालयाज, वहाँ पर ये मेथड यूज किया जाता है। लोग यहाँ पर क्या करते हैं, डाइवर्जन चैनल्स लाइक गुल्स और कुल्स बनाते हैं ताकि उससे एग्रीकल्चर किया जा सके। इसको हम लोग पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं। सो ये पिक्चर है गुल्स और कुल्स की। ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर जैसे ये खड्डा कर दिया गया ताकि यहाँ पर पानी स्टोरेज हो सके,
उसके बाद कई बार इसको अलग अलग चैनल के थ्रू नीचे पहुंचा दिया जाता है ताकि एग्रीकल्चर किया जा सके। ये एक और फोटो है, इसमें देख सकते हैं गुल्स और कुल्स के बारे में। सो स्पेशली आपको याद रखना है इसके बारे में, वेस्टर्न हिमालयास में और जो माउंटेन वाले जो रीजन है यहाँ पर ये मिलेगा। इसके अलावा सेकंड मेथड जो काफी ज्यादा फेमस है, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसको हम लोग अलग से डिटेल से बाद में भी देखेंगे। इट इज डन टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन राजस्थान। स्पेशली ये कहाँ पर किया जाता है, राजस्थान में किया जाता है, ताकि बारिश के पानी को ड्रिंकिंग पर्पज से यूज कर सके। और ये छतों के जो पानी को हम लोग यूज करते हैं उसे ही कहते हैं रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। थर्ड मेथड इज इनंडेशन चैनल। इनंडेशन चैनल बेसिकली ये किया जाता है वेस्ट बंगाल में। सो इन द फ्लड प्लेन ऑफ वेस्ट बंगाल पीपल डेवलप इनंडेशन चैनल टू इरिगेट देयर फील्ड। इसका मतलब वेस्ट बंगाल में लोग जो फ्लड प्लेन का एरिया होता है वहां पर अलग अलग चैनल बनाकर अपने जो फील्ड होता है उसको इरिगेट करते हैं। नाउ इनंडेशन चैनल को हम लोग पिक्चर के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं, जैसे ये रिवर फ्लो कर रही है, रिवर के आसपास का जो एरिया होता है उसे कहा जाता है फ्लड प्लेन। बिकॉज इस एरिया पे जब बाढ़ आती है तो यहाँ पर वाटर फ्लो होता है। सो ये फ्लड प्लेन का एरिया जैसे रिवर के आसपास। सो जो वेस्ट बंगाल में किसान है वो कोशिश ये करते हैं कि यहाँ से अलग अलग चैनल्स बनाकर ये जो पानी है उसको अपने जो पास के जो भी एग्रीकल्चर एरियाज है वहां पर यूज किया जा सके। सो पिक्चर के थ्रू समझ सकते हैं यहाँ पे इनंडेशन चैनल बनाकर इस पानी को डायरेक्ट एग्रीकल्चर फील्ड में पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट मेथड इज खादिन और जोहड़। ये बेसिकली वेस्टर्न राजस्थान में किया जाता है। सो इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, एरिड का मतलब जहाँ पर बरसात नहीं होती, सूखा वाला जो रीजन होता है उसे कहा जाता है। यहाँ पर जो एग्रीकल्चर फील्ड होती है उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू रेनफेड स्टोरेज स्ट्रक्चर में, ताकि जो सोइल है उस मॉइस्चर मिल सके, डेट मॉइस्चर द सोइल लाइक खादिन इन जैसलमेर। और स्पेशली आपको याद रखना है जैसलमेर में इसको खादिन कहा जाता है और जो अदर पार्ट है राजस्थान में उसे कहा जाता है जोहड़। सो इसको वैसे देखने के लिए हम लोग पिक्चर के थ्रू समझते हैं। जैसे ये रेनफेड स्टोरेज स्ट्रक्चर बना दिया, यहाँ पर वाटर स्टोरेज होगा और इसके आसपास के जो मिट्टी है उसको मॉइस्चर मिल जाएगा ताकि आसानी से खेती की जा सके। और इसके अलावा इसका एक पर्पस और भी यूज हो जाएगा कि ये जो पानी स्टोरेज हुआ है उसको यहाँ पर यूज कर लिया जाएगा फॉर ड्रिंकिंग पर्पस एंड फॉर द अदर डोमेस्टिक पर्पस। ना इस पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ये कैचमेंट एरियाज है, ये खादिन्स, यहाँ पर जो पानी स्टोरेज किया जाता है ये खादिन्स है। और ये यहाँ पर खादिन बर्न बना दिया जाता है ताकि इसके आगे पानी ना जा पाए और इसके आसपास यहाँ स्टोरेज हो सके। इसके अलावा और भी फोटोज है, इसमें देख सकते हैं जो खादिन सिस्टम है दोनों फोटो में ड्यूरिंग रेनी सीजन में किया जाता है। खादिन्स और क्रॉप्ड एरिया, यहाँ पर जो एग्रीकल्चर की जाती है उस एरियाज को यहाँ पर लोग जो रेनी सीजन होता है उस समय खेती नहीं करते और यहाँ पर पानी स्टोरेज करते हैं ताकि यहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी हो जाए और इसके अलावा मिट्टी को मॉइस्चर मिल जाए। नाउ नेक्स्ट मेथड इज अंडरग्राउंड टैंक्स और टंकास। सो इन बीकानेर, बाड़मेर एंड फलोदी, स्पेशली आपको याद रखना है ये भी राजस्थान में किया जाता है और बीकानेर, बाड़मेर और फलोदी रीजन में यहाँ पर जो सभी हाउस होते हैं वहां पर अंडरग्राउंड टैंक्स और टंकास यूज किए जाते हैं फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर। और स्पेशली एक और वर्ड यहाँ पर आपको याद रखना है, पलार पानी। पलार का मतलब होता है प्योर और वाटर, पानी मीन्स वाटर। सो इट इज कॉमन नेम फॉर रेन वाटर। रेन वाटर का यहाँ पर नाम दिया जाता है पलार पानी और ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर यहाँ पर माना जाता है। तो इस पिक्चर में देख सकते हैं अंडरग्राउंड जो टैंक्स है, टैंकर्स है, जो यूज किया जाता था पहले ट्रेडिशनल टाइम पर, अब इसका यूज काफी कम हो चुका है, ये देख सकते हैं। सो टंकास इज एन इंडियन ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स। सो इसमें पानी स्टोरेज किया जाता है। इसके कई बेनिफिट और भी है जो आगे देखें हम लोग। इसके अलावा लास्ट मेथड इज बैम्बूस ड्रिप इरिगेशन। ये मेथड बेसिकली यूज किया जाता है मेघालय में क्योंकि यहाँ पर बांस काफी ज्यादा अवेलेबल है, जिस वजह से ये मेथड यहाँ पर यूज किया जाता है।
So it is an old system of tapping stream and spring water. स्प्रिंग वाटर का यूज किया जाता है बाय बेम्बू पाइप्स इन मेघालय. नाउ इसको पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक बांस से दूसरे बांस को जोड़ दिया जाता है और ये जो वाटर है एज ए ड्रिप यूज किया जाता है जो एग्रीकल्चर फील्ड है या फिर जो इम्पोर्टेंट जो ट्रीज है वहां पर यूज किया जाता है. सो इसको आपको अच्छे से यहाँ पढ़ लेना है. इन मेघालय ए 200-year old सिस्टम ऑफ टैपिंग स्ट्रीम एंड स्प्रिंग वाटर बाय यूजिंग बैम्बूस पाइप. और इसमें अबाउट 18 to 20 liters of water entered the bamboo pipe system, get transported over hundreds of meters and finally reduced to 20 and 80 drops per minute at the site of the plant. और जब ये यूज किया जाता है अगर बीच में कुछ अगर जैसे रोड वगैरह आ जाती है तो इस तरीके से पास बना दिया जाता है. नाउ अब हम लोग देखते हैं व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग. इस मेथड को हमने पहले स्टार मार्क किया था. ये बेसिकली राजस्थान में यूज किया जाता है. इसके लिए क्या क्या स्टेप्स है इसको देख लेते हैं. सबसे पहला स्टेप होता है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग में यहाँ पर जो रेन वाटर होगा उसको कलेक्ट किया जाएगा यूजिंग ए पीवीसी पाइप. जो प्लास्टिक पाइप होता है इसकी मदद से जो वाटर है वो कलेक्ट किया जाता है. ये कनेक्ट होता है यहाँ से देख सकते हैं छतों से. सो ये पीवीसी पाइप है. इसके बाद इसको फिल्टर किया जाता है यूजिंग सैंड एंड ब्रिक्स. नाउ नेक्स्ट स्टेप होता है अंडरग्राउंड पाइप्स टेक वाटर टू सम्प. सम्प का मतलब होता है ए टैंक टू कलेक्ट वाटर. यहाँ पर जैसे ये सम्प ये पानी को इकट्ठा करेगा फॉर इमीडिएट यूज. इसको बेसिक पर्पस के लिए इमीडिएट यूज के लिए कर लिया जाएगा. उसके बाद जो एक्सेस वाटर होगा जो एक्स्ट्रा पानी होगा फ्रॉम द सम्प इज टेकन टू द वेल और ये वेल में पहुंचा दिया जाएगा जैसे यहाँ पर कुएं में. इसके बहुत सारे बेनिफिट होंगे. यहाँ से जो वाटर रिचार्ज किया जा सकता है जो अंडरग्राउंड लेवल है पानी का वो बढ़ा सकते हैं और जब भी जरूरत होगी डायरेक्ट इसको यूज भी किया जा सकता है. सो वाटर फ्रॉम द वेल रिचार्ज द अंडरग्राउंड एंड टेक वाटर फ्रॉम द वेल. जब भी जरूरत होगी तब हम लोग इसको यूज कर सकते हैं. ना उसमें दो पिक्चर दे रखी है. फर्स्ट में रिचार्ज थ्रू हैंड पंप एंड नेक्स्ट में दे रखा है रिचार्ज थ्रू डग वेल. इसका मतलब जब जरूरत हो तब हैंड पंप की मदद से इसमें यूज कर लिया जाएगा पानी को और इससे ग्राउंड वाटर लेवल भी इंक्रीज होता है. और नेक्स्ट ये पानी डायरेक्ट जो वेल होगा वहां पर छोड़ दिया जाएगा. यहाँ पे स्टोरेज हो जाएगा और ये ग्राउंड वाटर लेवल तो वैसे ही बढ़ाता है. सो ये बेसिक स्टेप थे रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग में. नाउ इसके अलावा और भी देख लेते हैं क्या बेनिफिट है. सो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग. इसको हम लोग पढ़ लेते हैं. इसके लिए क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन नोट कर सकते हैं. एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन राजस्थान. रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन राजस्थान. इसको आपको बेनिफिट बताने हैं. इसका मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्या बेनिफिट है इन राजस्थान. सो ये क्वेश्चन हो गया. इसके बेसिकली आपको 3 या 4 बेनिफिट बताने हैं. सो फर्स्ट बेनिफिट इज द रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन द टंकास. सबसे पहला बेनिफिट ये है कि ये पानी है इसको स्टोर किया जा सकता है टिल द नेक्स्ट रेनफॉल. जब तक जो अगली बरसात नहीं हो जाए तब तक इसको स्टोरेज किया जा सकता है. नेक्स्ट बेनिफिट इट मेकिंग इट एन एक्सट्रीमली रिलायबल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर व्हेन ऑल अदर सोर्सेस आर ड्राई अप. जब यहाँ पर बाकी सोर्स ड्राई अप हो जाए तो ये सबसे ज्यादा रिलायबल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग है. सो नेक्स्ट इसका बेनिफिट होगा इट इज एन एक्सट्रीमली रिलायबल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. नेक्स्ट बेनिफिट इज रेन वाटर और जिसे यहाँ पर पलार पानी कहते हैं ये आपको अच्छे से याद करना है. is commonly referred to in this part is considered the purest form of natural water. थर्ड बेनिफिट ये बताना है कि ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर माना जाता है. नेक्स्ट बेनिफिट इज फोर्थ बेनिफिट मैनी हाउस कंस्ट्रक्टेड अंडरग्राउंड रूम्स एडजॉइनिंग द टंकास. बहुत सारे लोग अंडरग्राउंड रूम्स बनाते हैं ताकि
जो समर है उससे बचा जा सके, टू बीट द समर हीट, गर्मियों से बचने के लिए, एज इट वुड कीप द रूम कूल, इससे जो आसपास का जो रूम होगा वो ठंडा होता है। सो इसके 4 बेनिफिट है। फर्स्ट है ये स्टोरेज करने में काम में आता है। सेकंड बेनिफिट ये रिलायबल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है। थर्ड ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर है क्योंकि इसको यहाँ पर पलार पानी बोला जाता है। और लास्ट ये समर हीट से बचने के लिए और अपने आसपास कूलिंग करने के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अब वेस्टर्न राजस्थान में ये जो प्रैक्टिस है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, ये काफ़ी समय से डिक्लाइन होती जा रही है बिकॉज यहाँ पर जो राजस्थान कैनाल्स है उसके थ्रू लोगों को पानी इजीली अवेलेबल हो जाता है बिकॉज एज प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल ड्यू टू द पेरिनियल राजस्थान कैनाल। पेरिनियल का मतलब होता है वाटर थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरे साल भर यहाँ पर पानी अवेलेबल हो जाता है, जिस वजह से अब रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग में कमी देखी गई है। थ्रू सम हाउस स्टिल मेंटेन द टैंकर्स, लेकिन उसके बावजूद कुछ जो घर है वहां पर अभी भी टैंकर्स मेंटेन किया जाता है बिकॉज दे डू नॉट लाइक द टेस्ट ऑफ टैप वाटर, उनको टैप वाटर का पानी पसंद नहीं है। इसके अलावा एक और एग्जांपल दे रखा है मैसूर में, कर्नाटक में, गेनाथूर। सो गेनाथूर में आपको बताना है एक ये जो गांव है यहाँ पर लोग हाउस होल्ड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं ताकि वाटर नीड्स को पूरी कर सके। सो यहाँ पर बेसिकली 200 हाउस होल्ड ने इंस्टॉल किया है इस सिस्टम को एंड विलेजेस हैव ऑन द रेयर डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग रिच इन रेन वाटर। ये भी आपको याद रखना है गेनाथूर के बारे में जो कहाँ पर है, कर्नाटक में, और यहाँ पर 200 हाउस होल्ड ने ये जो सिस्टम है उसको यूज किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस इन शिलोंग, जो कहाँ पर है, मेघालय में। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पर 2 जगह है, चेरापूंजी एंड मौसिनराम, जहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है पूरी दुनिया में। लेकिन उसके बावजूद ये जो जगह है शिलोंग, जो कि सिचुएटेड है एट ए डिस्टेंस ऑफ ओनली 55 किलोमीटर फ्रॉम शिलोंग, रिसीव द हाइएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, yet the state capital Shillong faces acute shortage of water। और उसके बावजूद भी यहाँ पर पानी की कमी देखने के लिए मिली है। इसका मतलब सबसे ज्यादा बरसात वाला ये इलाका है, लेकिन ओनली 55 किलोमीटर इसके आसपास लोगों को वाटर स्टोरेज करना पड़ता है। सो शिलोंग फेसिस एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। नाउ नेक्स्ट देख सकते हैं तमिलनाडु के बारे में। सो तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट, आपको ये नोट करना है, in India which has made rooftop rainwater harvesting structure compulsory to all the houses across the state। तमिलनाडु पहले स्टेट बन गया है इंडिया में जिसने रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी कर दिया है सभी घरों में। सो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। इसके अलावा कुछ जो इंपॉर्टेंट डैम दे रखे हैं उसको हम लोग देख सकते हैं इस पिक्चर के थ्रू, इस मैप के थ्रू। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट नोट्स है, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले जो सलाल डैम है जो कौन सी रिवर पर है, चेनाब रिवर पर है, और इसके लिए आपको स्टेट याद करना है, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डैम इज भाखड़ा नांगल डैम। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डैम हो जाता है बिकॉज ये हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। सो जिस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम। ये कहाँ पर लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश में। और रिवर भी आपको इससे याद रखनी है, सतलुज रिवर। नाउ नेक्स्ट टिहरी डैम, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लोकेटेड है भागीरथी रिवर, और स्टेट आपको याद रखना है उत्तराखंड। टिहरी डैम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया का हाईएस्ट डैम है, हाईएस्ट डैम है। नाउ इसके अलावा नेक्स्ट डैम इज राणा प्रताप सागर डैम, जो कहाँ पर है, राजस्थान में, और रिवर भी आपको याद रखनी है, चंबल रिवर। नेक्स्ट इज सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम लोकेटेड है नर्मदा रिवर पर। ये सरदार पटेल से आपको याद रखना है, गुजरात से बिलोंग करते थे। सो ये रिवर भी कहाँ पर है, गुजरात में फ्लो करती है, और ये डैम भी आपको मिल जाएगा गुजरात में। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डैम इज हीराकुंड डैम। सो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप स्पेशली याद रखना है,
हीराकुंड डैम जो कौन सी रिवर पर है, महानदी। और स्टेट आपको याद रखना है ओडिशा। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा नागार्जुन सागर डैम जो कहाँ पर है, कृष्णा रिवर पर, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर। लास्ट आपको याद रखना है तुंगभद्रा डैम जो कि तुंगभद्रा रिवर पे ही है और स्टेट है इसका कर्नाटक स्टेट। नाउ जो बाकी बच गए उसको मैप के थ्रू देख सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा था यहाँ पर सलाल जो डैम है, इसके अलावा भाखड़ा नांगल डैम यहाँ पर देख सकते हैं। टिहरी डैम जो उत्तराखंड में देखा था ये इधर है। इसके अलावा जो चंबल रिवर पर कुछ डैम है जैसे राणा प्रताप सागर डैम, गांधी सागर डैम, इसके अलावा कोटा बैराज ये राजस्थान में है। और सरदार सरोवर डैम जो हमने देखा था नर्मदा रिवर पे। इसके अलावा कुछ डैम है, प्रवरा डैम जो गोदावरी रिवर पर है, कोयना डैम इधर कृष्णा रिवर पर है, ये इधर है तुंगभद्रा डैम। इसके अलावा लास्ट में देख सकते हैं मैटूर डैम जो कावेरी रिवर पे है। नेक्स्ट नागार्जुन सागर यहाँ पर देखा था। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट हमने देखा था स्पेशली हीराकुंड डैम। ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है जो कौन सी रिवर पर है, यहाँ पे ये जो महानदी रिवर जा रही है इसके ऊपर है। इसके अलावा रिहन डैम यहाँ पर देख सकते हैं और कुछ और जो डैम बाकी रह गए जैसे यहाँ पे तिलैया डैम, कोनार डैम, पांचेत डैम और मैथुन डैम। इस तरीके से सारे डैम हमने कंप्लीट कर लिए हैं और ये चैप्टर भी आज पूरा कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर के रिगार्डिंग अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो प्लीज मेरे को शेयर करना। और ये जो वीडियो की पीडीएफ है ये आपको इजीली अवेलेबल करवा दी जाएगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।